गुड मॉर्निंग। श्याम महाविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सॉइल साइंस या फिर मृदा शास्त्र। इसमें हम पढ़ रहे थे अब तक वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, चट्टानों का अपक्षय या आप बोलेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। चट्टानों का अपक्षय या वेदरिंग ऑफ रॉक्स हमने पढ़ा था। हमने इससे पहले पढ़ा था कि चट्टान क्या होती है, चट्टानों के प्रकार क्या है, खनिज क्या है, खनिज के प्रकार क्या है, उनका डिस्कस किया। उसके बाद में हमने देखा कि चट्टानों को किस प्रकार इनका अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है। उसके बाद में हमने वेदरिंग के कारक पढ़े थे। वेदरिंग के कारक 3 प्रकार से हमने उनका वर्गीकरण किया था। कौन कौन से थे 3 प्रकार? एक तो भौतिक या यांत्रिक, दूसरा था रासायनिक और केमिकल कारक था, और तीसरा है आपका कार्बनिक। या फिर आप यूं बोल दीजिए ऑर्गेनिकली। फिजिकली, केमिकली एंड ऑर्गेनिकली। अब देखिएगा, हम अपक्षय में तीन कारकों को 3 भागों में विभाजित किया था। उसमें से 2 भागों को हम पढ़ चुके हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में हमने अब तक पढ़ा था कि तापक्रम होता है, वायु का दाब होता है, ज्वालामुखी होता है, भूकंप होता है, ये सारी चीज़ें, जल होता है, ये सारे 4-5 प्रकार इसमें जो कारक थे इसमें पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ आती है आपकी रासायनिक। रासायनिक में हमने अब तक पढ़ा है कि जो ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, जल संयोजन होता है, निर्जलीकरण होता है, जल अपघटन होता है, निक्षेपण होता है, विघटन होता है, कार्बोनेटीकरण होता है, डीकार्बोनेशन होता है। ये सारी की सारी रिएक्शन हमने कल के लेक्चर में डिस्कस की है। और हमने देखा था कि किस प्रकार जो रसायन है वो किस प्रकार चट्टानों का अपक्षय करते हैं, चट्टानों को तोड़ करके मृदा के पैतृक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। भौतिक में हमने इन सभी चीज़ों को देख लिया है। आज हम जो देखेंगे कार्बनिक में मुख्यतः 4 कारकों को शामिल किया जाता है। 4 कारक कौन कौन से हैं? पहला है जीव जंतु, दूसरा है सूक्ष्म जीव, तीसरा आता है आपका वनस्पति, वानस्पतिक, और चौथा आता है आपका मनुष्य। देखो, कार्बनिक क्या होता है वो पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इनको कार्बनिक क्यों कहते हैं, कार्बन क्या होता है? देखो, एक चीज आप ध्यान से समझ लेना कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो एक ऑर्गेनिक रूप से, यानी कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑर्गेनिक उसी को बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक की या कार्बनिक की पुरानी परिभाषा है, जिसमें ये कहा जाता था कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिलित होते हैं उसको कार्बनिक बोल देते हैं। नई परिभाषा रसायन विज्ञान के अनुसार और है, वो हमें डिस्कस नहीं करनी है। देखो तो क्या है, समझने के लिए हम कार्बनिक को बोल देते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें सम्मिलित होता है। जिस प्रकार पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो 95 to 98, 95 से 98% पौधे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं 95 से 98%।
तो उनको कार्बनिक बोल दिया, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिलित हो गया उनमें। जीव जंतु है वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उनमें मुख्य जो तत्व है के रूप में काम करते हैं। मनुष्य में भी यही सब होता है। तो इन सब को क्या बोल दिया? कार्बनिक बोल दिया। अब इनके कारण जो अपक्षय होगा उसको कार्बनिक अपक्षय बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। जीव जंतु जो विघटन करते हैं वो कार्बनिक जीव जंतु जो अपक्षय करते हैं वो कार्बनिक अपक्षय में आता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। देखिएगा जीव जंतु में क्या होता है। जीव जंतु में सबसे पहले तो आपको देखना है विघटन। विघटन होता है, सॉरी एक मिनट, जीव जंतु में हम देखते हैं दो भागों में, एक तो विघटन द्वारा और एक आता है आपका बिल द्वारा। तो इसमें देखो क्या होता है, बिल द्वारा जीव जंतु क्या है, छोटे जो जीव जंतु होते हैं ना, जैसे दीमक है, कीट है, मकोड़े हैं, ये क्या करते हैं, ये करेंगे कि चट्टान के अंदर बिल बना लेते हैं या मांद बना लेते हैं। चट्टान के अंदर जैसे ही बिल बना लिया इन्होंने, बड़े भी होते हैं जैसे खरगोश है, चूहे हैं, ये भी क्या करते हैं, बिल बना लेते हैं। ये क्या करेंगे, चट्टान के अंदर बिल बना लेंगे और यहां से इस प्रकार इन्होंने क्या किया, बिल बना लिया। अब बिल बना लेने से क्या होगा, ये बिल बना लेने से इसके अंदर पानी और वायु चली जाएगी, पानी और वायु चली जाएगी, जो इसमें चट्टान में जो खनिज पदार्थ हैं उनके साथ अभिक्रिया करने लग जाएंगे। अब जो पानी या हवा गई है इसके साथ अभिक्रिया करने लगेंगे। अभिक्रिया करने लगेंगे तो क्या है कि जैसे हमने कल देखा था कि ऑक्सीजन के साथ वायु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से टूटता है। जल के साथ विभिन्न प्रकार की जल संयोजन, जल अपघटन, निर्जलीकरण की जैसी अभिक्रियाएं होती है, तो वो अभिक्रियाएं करते हैं और ये चट्टानें टूटना स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे ही इन्होंने देखो क्या किया कि जैसे ही इन्होंने बिल बनाया, बिल बनाने पर इसमें पानी और वायु भर जाते हैं। पानी और वायु जैसे ही भर गए, इसमें क्या होगा, पानी और वायु भरेंगे, पानी और वायु इसके साथ अभिक्रिया करेंगे और ये छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। इसी को अपक्षय बोल देते हैं, मृदा पैतृक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा रहता है इसमें विघटन द्वारा। विघटन द्वारा में क्या होता है, विघटन द्वारा में जीव जंतु जो भी मर जाते हैं, इनमें पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ, या फिर यूं बोल दीजिए कि CO2 निकलेगा। जब जीव जंतु या कोई भी जीव जंतु सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद उनका सड़न गलन होता है, वो मृदा के अंदर मिलना स्टार्ट होते हैं, या इनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या मृदा में और भी जो कार्बनिक पदार्थ है वो निकलते हैं। और वो क्या करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, खनिज पदार्थों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और खनिज पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ये आता है आपका विघटन में। ठीक है, ये विघटन में। उसके बाद में आता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों में एक चीज समझ लीजिएगा कि जितने जीव मृदा के ऊपर उपस्थित नहीं है, मृदा के स्थल के ऊपर, धरती के ऊपर उपस्थित नहीं है, उतने उससे ज्यादा संख्या उनकी मृदा के अंदर होती है, जो सूक्ष्म जीव बोल देते हैं। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। अच्छा, अब ये सूक्ष्म जीव क्या काम करेंगे भाई, अब ये सूक्ष्म जीव करेंगे क्या कि जो चट्टानें होती है ना उनमें अभिक्रिया करते हैं। कैसे, ये भोजन, अपना भोजन लेते हैं चट्टानों से, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फर हो गया, इनसे क्या करते हैं, ये इन सभी चीजों को चट्टानों से लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे इनका भोजन संश्लेषित होता है।
इन सभी पदार्थों को ये चट्टानों से लेंगे। कौन? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव इन सभी पदार्थों को जब चट्टानों से लेते हैं और चट्टानों से लेने के बाद चट्टानों से जब लेते हैं तब ये क्या है? अभिक्रियाएं होती है। और अभिक्रिया जब होगी, चाहे वो कोई सी भी हो, अभिक्रियाएं हमने कल देखी थी, उनमें से कोई अभिक्रियाएं होती है, सल्फर के साथ हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या अमोनिया के साथ, ये भोजन लेते हैं उनसे और तब अभिक्रियाएं होती है। उससे क्या होता है? इनका चट्टानों का अपघटन होता है, चट्टानें टूटती है। अच्छा, इसमें इतना सा ध्यान रखना है। जैसे एक मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर सूक्ष्म जीव में, बेसिलस वुल्गेरिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कहां से भोजन लेता है? मैग्नीशियम से। जो मैग्नीशियम या फिर यूं बोल दीजिए कि कैटायन होते हैं, उनसे भोजन संश्लेषित करता है। अब कोई भी चट्टान से आप मैग्नीशियम से भोजन संश्लेषित करता है तो क्या होगा कि ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ? खनिज तत्वों के साथ। खनिज तत्वों से मैग्नीशियम लिया है ना इसने, खनिज तत्वों से भोजन इसने संश्लेषित लिया है, तो मैग्नीशियम के साथ ये क्या करता है? अभिक्रियाएं करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार में इससे सहायक होते हैं। अच्छा, इसमें आगे के जो भाग हैं इसमें देखेंगे, जो आता है आपका वनस्पतिक भाग में पहला आएगा आपका जड़ों द्वारा, एक आता है आपका कार्बनिक अम्ल द्वारा और एक आता है आपका इसमें विघटन द्वारा। देखो, जड़ों द्वारा क्या होता है? एक्चुअल में होता क्या है कि पौधे चट्टानों के ऊपर जन्म ले लेते हैं। जैसे ही चट्टानों पर बीज गिरते हैं, चट्टानें ऊपर से थोड़ा सा मृदा के पैतृक पदार्थों के रूप में परिवर्तित होती है और उनमें खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पानी अच्छा खासा उपस्थित रहता है वहां पर। तो क्या है? पौधे जन्म ले लेते हैं। अब पौधों ने जन्म ले लिया, तब क्या हुआ? अब पौधे यहां से जन्म लिया ऊपर, अब यहां पर इस प्रकार से ये चट्टान थी, ऊपर से मृदा थी, लेकिन यहां पर क्या है? चट्टान है, एक कठोर चट्टान है। तो अब ये यहाँ पर क्या काम करेंगे कि ये चट्टानें हैं ना, इन पर दाब लगाएंगी, सॉरी जो जड़ें हैं वो चट्टानों पर दाब लगाएंगी और कहीं पर भी जहां पर इस चट्टान में इन्हें छोटी सी भी दरार मिल गई, उस दरार के अंदर घुस जाती है। जहां पर चट्टान में जड़ों को दरारें मिल गई, उसी दरार से ये चट्टानों में चले जाती हैं, क्योंकि वहां पर पोषक तत्व भी होते हैं, पानी भी उपलब्ध रहता है और वहां पर जाकर के ये पानी लेती हैं, पोषक तत्व लेती हैं और फैलती हैं। फैलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दाब लगेगा, और दाब लगेगा जब ये इस दरार में पहुंचेंगी ना, जब ये जड़ इस दरार में पहुंचेगी तो बड़ी हो जाएगी, यहां से पोषक तत्व वगैरह लेंगे तो यहां पर दाब लगेगा। अब दाब लगेगा तो वो दरार है क्या है? उस दरार को चौड़ा होना पड़ेगा, उस दरार का प्रसार होना पड़ेगा। तो जब उस दरार का प्रसार होगा तो चट्टानें क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। जब उस दरार का प्रसार होगा तो चट्टानें क्या है? टूट जाएंगी। अच्छा, दूसरा क्या रहता है? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल द्वारा किस प्रकार? अब देखो, जड़ें हैं, जो जड़ें थी उन्होंने क्या किया कि श्वसन की क्रियाएं तो करती ही है जड़ें, श्वसन की क्रिया जो भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। अब इन जड़ों ने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, इस जड़ ने यहां पर हर एक जड़ ने श्वसन की अभिक्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, बाहर अगर जल उपस्थित है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल में। कल बताया था इस बारे में, H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे ही ये कार्बनिक अम्ल बनाना, क्या हुआ? कार्बनिक अम्ल बन गया। अब कार्बनिक अम्ल क्या है? पानी में मिल गया। अब पानी में कार्बनिक अम्ल मिलने से पानी की जो रिएक्शन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है।
पानी जल्दी रिएक्ट करने लगता है, अभिक्रियाएं जल्दी करने लगता है। अब पानी ने जैसे ही अभिक्रिया जल्दी करना स्टार्ट किया, किसके साथ अभिक्रिया करेगा पानी? इन जड़ों के अंदर जो खनिज तत्व उपस्थित है ना, उनके साथ पानी क्या करेगा? अभिक्रियाएं करेगा। अब इन खनिज तत्वों के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? चट्टानों का अपक्षय नहीं होगा। क्या? सीधी सिंपल सी बात है कि जड़ है, जड़ ने श्वसन अभिक्रिया की, जड़ ने जैसे ही श्वसन अभिक्रिया की, यहां से CO2 बाहर निकला, बाहर पानी था, पानी के साथ CO2 ने अभिक्रिया की, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बन गया। अब कार्बोनिक अम्ल भी पानी में मिल जाता है, तो पानी में मिला, और कार्बोनिक अम्ल में यह क्षमता होती है कि वो अभिक्रियाएं बहुत जल्दी करता है। अब अगर कार्बोनिक अम्ल ज्यादा जल्दी अभिक्रियाएं करता है और वो जल में मिल गया, तो जल भी जल्दी अभिक्रिया करेगा। अब जल जल्दी अभिक्रिया करेगा तो खनिज तत्वों के साथ अभिक्रिया करनी पड़ेगी, और तो कोई है नहीं। अब खनिज तत्वों के साथ जो जल अभिक्रिया कर रहा था, वो कल हमने देखा था किस प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं। तो यहां से इन्होंने क्या किया कि जल जो जिसमें कार्बनिक अम्ल उपस्थित है, उसने खनिज तत्वों के साथ अभिक्रिया कर ली, और इस प्रकार इनका क्या हो गया? विघटन हो गया। खनिज पदार्थ है वो टूट करके अलग होने लगे। अच्छा, आगे का पॉइंट आता है विघटन। विघटन में मैंने अभी भी बात की थी जब जीव जंतुओं का पढ़ रहे थे। विघटन वनस्पतिक पदार्थों का भी तो होता है। वनस्पतिक पदार्थों में मैंने बताया था कार्बनिक में आते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पेड़ पौधे हैं जो 95 से 98% किसमें 95 से 98% पेड़ पौधों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो उसकी वजह से ये कार्बनिक में आते हैं। अब टूटेंगे, ये चीजें टूटेगी तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जब ये सड़न गलन होगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। अब एक चीज मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपने बर्फ जमा रखी है, उसको पिघाल लोगे तो क्या मिलेगा? H2O ही तो मिलेगा। बर्फ है आपके पास, अब उसको पिघाल दो, H2O मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। भाप में परिवर्तित कर दो, H2O मिलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि उसकी अवस्था चाहे चेंज हो जाए, लेकिन जो रसायन है वो तो कम से कम उसी तत्व हैं जो वो तो उसी अवस्था में मिलेंगे आपको। रसायन टूट सकते हैं लेकिन तत्व तो वही रहेंगे उसमें। ये तो है नहीं कि हाइड्रोजन की जगह सोडियम हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हुआ क्या? कार्बनिक पदार्थों में जो वनस्पतिक पदार्थ हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित था। वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित था, उससे क्या हो गया? जो उनका सड़न गलन था, टूटने के बाद, मरने के बाद सड़न गलन हुआ चट्टानों पर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वहां पर चट्टानों पर पड़ा रहा। अब क्या है? वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और किसके साथ अभिक्रिया करता है? खनिज पदार्थों के साथ अभिक्रियाएं करने लगता है। बहुत सिंपल बात है ये तो इस प्रकार विघटन होता है, चाहे वो जीव जंतुओं में हो, चाहे वो वनस्पतिक पदार्थों में हो, विघटन होता है। लास्ट चीज आती है आपकी इस टॉपिक की, मनुष्य। मनुष्य किस प्रकार चट्टानों के अपक्षय में सहायक होता है? देखो, मनुष्य को रेलवे, रोड, सड़कें, जो भी कुछ बनाना होता है इसके लिए चट्टानें तोड़ देता है मनुष्य। मनुष्य को खेती करनी होती है, मनुष्य तोड़ देता है। मनुष्य को रहने के लिए या कोई भी काम करने के लिए जो जगह है वो चाहिए होती है, इसलिए मनुष्य पेड़ काट देता है। वहां से क्या हो जाता है? पेड़ काटने से क्या होगा? अपरदन ज्यादा होगा, मृदा कटाव ज्यादा होगा और मृदा के कण है वो और ज्यादा विकसित होते जाएंगे। तो जैसे ही मनुष्य ने काम किया, दूसरा कारण रहता है कि मनुष्य अगर वहां पर ये सब काम ना करके चट्टानों को डायरेक्ट रूप से ना तोड़े, तो मनुष्य क्या है? वहां पर अगर घूमता हुआ रहता है, मनुष्य के चलन फिलन से भी वो चट्टानें क्या है हो जाती है, मनुष्य के चलने से, मनुष्य के घूमने से भी वो चट्टानें क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, टूटती रहती है। यानी कि मनुष्य के चलने से, घूमने से, फिरने से क्या है? उन पर दाब पड़ता है, और दाब पड़ने से वो क्या हो जाती है कि बहुत समय के बाद में वो धीरे धीरे जो मृदा के पैतृक पदार्थ है या मृदा के छोटे कणों में परिवर्तित होने लगती है। इस प्रकार मृदा के पैतृक पदार्थों का बनना होता है। तो ये तो था मनुष्य के बारे में। तो हमने एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अब तक।
थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसका और उसके बाद में आगे की टॉपिक पे बात करेंगे। चट्टानों का अपक्षय है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। देखिएगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स में हमने अब तक पढ़ा है क्या हुआ। पहले चट्टान था, अब चट्टानों का भौतिक या रासायनिक, भौतिक और रासायनिक में कौन कौन से थे? भौतिक या रासायनिक कारणों के कारण क्या हो गया, मृदा पैतृक पदार्थ में परिवर्तित हो गया, मृदा पैतृक पदार्थ बना। भौतिक और रासायनिक कारण कौन कौन से थे? कार्बनिक कारण नहीं है जो अभी पढ़े थे, कार्बनिक कारण नहीं। भौतिक में तापक्रम था, दाब था जो वायु से होता है, जल था, भूकंप और ज्वालामुखी ये पढ़े थे हमने। रासायनिक में ऑक्सीकरण, अवकरण, जल संयोजन, जल विघटन या निर्जलीकरण, कार्बोनीकरण ये सारे पढ़े थे। तो इनके कारण ये चट्टानों की अभिक्रियाएं होती है और मृदा पैतृक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। अब मृदा पैतृक पदार्थ में परिवर्तित होने के बाद में क्या होता है, भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक ये तीनों क्रियाएं कर देंगी। इनमें से कोई भी कर सकता है मृदा पैतृक पदार्थ के साथ। तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? मृदा पसर्विका में, सॉयल प्रोफाइल। अब सॉयल प्रोफाइल में ये परिवर्तित हो गया। अब सॉयल प्रोफाइल में परिवर्तित होने के बाद में क्या हो जाता है कि ये मृदा के कण होते हैं और ये वायु के द्वारा या जल के द्वारा अपर्दन हो जाता है इनका, वायु या जल के द्वारा इनका क्या होगा, अपर्दन हो जाएगा। अपर्दन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। अब एक जगह से दूसरी जगह पर जैसे ही गए इनका स्थानांतरण हो गया और स्थानांतरण होने के बाद में ये क्या बन गया, अब यहां पर उच्च दाब और उच्च ताप। अब एक जगह पर जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, जब ये मृदा के कणों का, मृदा के सॉइल प्रोफाइल के जो कण हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो गया, वो स्थानांतरण होने के बाद में एक जगह पर इकट्ठे हो गए या फिर समुद्र, तालाब, जल कहीं पर भी एक जगह पर इकट्ठे हो गए जहां पर इनको उच्च दाब और उच्च ताप मिला, तो ये चट्टानें बन गई। कौन सी? रूपांतरित चट्टानें बन गई। तो ये जो कारक था ना, ये कारण थे, इसलिए पढ़े थे हमने भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक ये काम करते हैं। इनमें क्या क्या आता है, इसलिए अभी हमने वेदरिंग ऑफ रॉक्स में पढ़ा था कि किस प्रकार के कौन कौन से कारक हैं। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में तो इतना ही था। अब आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। तो आप आशा है आपको समझ में आया होगा। बाकी एक बार 3 या 4 जितनी भी वीडियो बनी है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वो देख लीजिएगा। ये काम में आने वाला टॉपिक है। काम में इसलिए आता है कि इससे मैंने पहले भी बताया था कि कौन सी मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, कौन सी चट्टान में कौन सी चट्टान से कौन सी मृदा बनी है, उस चट्टान का अंदर खनिज तत्व कौन से थे, खनिज तत्व वो थे तो वो तो मृदा में उपस्थित होंगे, मृदा में उपस्थित हैं तो उनकी तो ज़रूरत नहीं होती, दूसरे जो पदार्थ हैं वो डालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार चीज़ों को रिलेट करके एक बार देख लीजिएगा। एक बार 3-4 जो वीडियो हैं वो एक साथ देख लीजिएगा। आगे के लेक्चर्स में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।